हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, तो चैप्टर के अकॉर्डिंग देखो, अगर नाम से यहाँ से पता चल रहा है कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, तो स्टूडेंट क्या है ये सब? हमने सबसे पहले नंबर पे जो नेक्स्ट चैप्टर था, इससे पहले हमने किया वो किया हमने मैटर। क्लियर, बल्क मैटर किया। उसमें हमने देखा कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या शो कर रही है, लिक्विड क्या कर रहा है और फ्लूइड क्या कर रहा है। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें जस्ट ओनली वी हैव टू अप्लाई हीट। कहता अगर हम किसी मैटर को हीट अप्लाई करते हैं, क्लियर, तो उसकी प्रॉपर्टी के बीच में क्या चेंजेस आएगी। ओके, मतलब कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है क्या उसमें कोई चेंजेस आ रही है या नहीं आ रही है। चेंजेस मींस क्या उसकी साइज में, कोई शेप में चेंजेस आएगी या नहीं आएगी। क्लियर, तो इस चैप्टर में हम यही चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे देखो, अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हीट होती क्या है, इसको पहले आप डिफाइन करके देख लो। हीट क्या है? तो स्टूडेंट ये तो आपको पता है कि हीट क्या है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives sensations of warmth। तो यहां तक क्लियर है कि हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें क्या बताती है कि कोई चीज जो है वो कितनी गर्म है। ओके, तो अगर ये हमें सिर्फ वार्मथ के बारे में बताती है ही, ओके, तो अगर ये हमें वार्मथ के बारे में बताएगा तो कहीं ना कहीं अब हमें ये चीज पता चल गई है कि एक मैटर जो है उसमें या तो हीट ऐड होगी या हीट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हीट ऐड होगी या डिक्रीज होगी तो उस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक नई टर्म आ रही है, टेम्परेचर। ओके, तो स्टूडेंट टेम्परेचर क्या होता है, ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर क्या होता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। ओके, तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन को लिख देता हूं। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ hotness or coldness of a body with respect to the fixed point of temperature। अच्छा, अब स्टूडेंट देखो कि क्या होता क्या है कि टेम्परेचर का सबसे पहले नंबर पे मीनिंग क्या है, सिंपल मीनिंग क्या है कि कोई भी बॉडी जो है वो हॉट, कितनी हॉट है या कितनी गर्म है। ओके, क्लियर, ये चीज मतलब कि किसी भी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ जाना या नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर गिर जाना। ओके, तो वो हम उसको क्या बोलेंगे कि उस बॉडी का क्या है, टेम्परेचर है। ओके, तो यहां तक ये चीज आपको क्लियर होगी। इट इज डिफाइंड एज the degree of hotness or coldness of a body with respect to the fixed point। फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टेम्परेचर मैंने क्या बोला है कि नॉर्मल टेम्परेचर के कंपैरिजन में अगर कोई भी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। ओके, तो वो बन गया उस बॉडी का क्या, टेम्परेचर। ओके, अच्छा, अब टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसके एक अलग से यूनिट्स होते हैं। लेकिन स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर जो है वो सिर्फ एक, हमने जो ऑर्डिनरी सुना वो तो है कि डिग्री सेल्सियस में। लेकिन स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर करो। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 4 टाइप के जो है वो टाइप्स बने हुए हैं उसके, कि टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हो। तो सबसे पहले नंबर पे देखो टेम्परेचर, अगर कभी आप इसको देखते हो कि टेम्परेचर को सबसे पहले नंबर पे कि किस किस में आप इसको मेजर कर सकते हैं, तो जो उसके ऐसा यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो पहला बनता है आपका डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, ओके, तो डिग्री सेल्सियस को हम किससे डिनोट करते हैं, सी के साथ। ओके, अब जो स्केल ऑफ, जिसे हम बोलते हैं स्केल ऑफ टेम्परेचर, तो स्केल ऑफ टेम्परेचर इज ऑफ 4 टाइप्स। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि स्केल ऑफ टेम्परेचर जो है वो क्या है, कितनी टाइप का है, 4 टाइप का है, 4 टाइप्स। तो पहला आ गया आपका डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट इस स्केल में क्या होता है कि जो 0 डिग्री का टेम्परेचर है उसको हम 0 डिग्री के साथ ही डिनोट करते हैं, और जो इसका सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर बन जाएगा वो क्या होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस का। ओके,
यहां तक ये चीज क्लियर है। तो अगर कभी आप ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर देखो तो वो तो आपने देखा होगा कि ह्यूमन टेम्परेचर, जो ह्यूमन बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है 36.88 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट यहां तक ये चीज पता चल गई कि अगर यू हैव टू मेजर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, देन इट्स लोएस्ट टेम्परेचर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस एंड द हाईएस्ट टेम्परेचर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास फ़ारेनहीट। अब जो नेक्स्ट होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, सेकंड जो स्केल आएगा वो कौन सा आएगा आपके पास, फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट देखो क्या है, तो जो फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर होगा, जो फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एफ के साथ डिनोट करेंगे। ओके, तो जो फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर होगा उसमें अगर आप कभी देखो तो जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर होगा, जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, उसका नॉर्मल टेम्परेचर कभी आप देखोगे फ़ारेनहाइट का तो वो होगा आपका 32 फ़ारेनहाइट। लोएस्ट टेम्परेचर आपका 32 होगा और जो हाईएस्ट टेम्परेचर वो होगा 212 फ़ारेनहाइट। जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा आपका 212। ओके, तो अगर कभी इसके हिसाब से अगर आप कभी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर देखो तो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा आपका 98.4 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर जो है ये एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता चल गया कि फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर क्या होगा कि जो उसका लोएस्ट टेम्परेचर होगा वो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का। ओके, तो जो हाईएस्ट होगा वो होगा 212 फ़ारेनहाइट का। ओके, तो जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा आपका 98.4 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो स्टूडेंट जो थर्ड है, थर्ड स्केल जो होगा वो हमारे पास कौन सा है, रूमर, रूमर स्केल। जो रूमर स्केल होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, आर के साथ डिनोट करेंगे। ओके, तो जो रूमर स्केल है आर ई यू एम ए, रूमर स्केल, रूमर स्केल। तो स्टूडेंट इसमें क्या है कि ये थर्ड टाइप का स्केल है, तो इसके अकॉर्डिंग कभी अगर आप देखो तो रूमर स्केल में क्या है, जो इसका लोएस्ट टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 0 आर के ऊपर और जो हाईएस्ट होगा है वो होता है आपका 80 आर के ऊपर। क्लियर, रूमर स्केल में जो इसकी लोएस्ट वैल्यू है वो कितनी है 0 है और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसकी 80। ओके, और जो लास्ट वन जो फोर्थ स्केल है वो है आपका केल्विन, केल्विन स्केल। तो स्टूडेंट जो केल्विन स्केल है उसी को ही हमने क्या माना हुआ है, स्टैंडर्ड यूनिट माना हुआ है किसका, टेम्परेचर का। तो उस केल्विन के हिसाब से अगर आप केल्विन स्केल में देखो, इन केल्विन स्केल तो लोएस्ट टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा आपका 273 केल्विन और जो हाईएस्ट होगा वो होगा आपका 373 केल्विन। ओके, यहां तक स्टूडेंट ये चीज क्लियर है कि जो लोएस्ट स्केल होगा वो कितना होगा आपका 273 केल्विन एंड द अपर इज 373 केल्विन। तो स्टूडेंट अगर आप कभी इन सभी के बीच में रिलेशन देखो, इन सभी में अगर आप कभी रिलेशन देखना चाहते हो तो वो देखो वो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे इस चीज को देखो, रिलेशन बिटवीन द स्केल ऑफ टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन द स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग जो है अगर आप कभी देखो इन सभी का स्केल देखो, क्योंकि हमने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में तो कन्वर्ट करना है, तो इसका एक फंडामेंटल जो रिलेशन है उसको देखो। अगर कभी आप मानते हो डिग्री सेल्सियस को, तो डिग्री सेल्सियस में अगर आप कभी देखते हो तो सी 0 से और नीचे इसका 100 स्केल आ गया, ये चीज क्लियर है, इसकी लोएस्ट वैल्यू और इसकी हाईएस्ट वैल्यू 100 है। ओके, तो अगर आप फ़ारेनहाइट की बात करते हो तो फ़ारेनहाइट में देखो जो उसकी लोएस्ट वैल्यू है वो आ रही है यहाँ पे 32 के ऊपर, तो यहाँ पे f माइनस 32 कर दो। ओके, तो यहाँ पे जब आप 32 को माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना बन गया आपका 180। यहाँ तक ये चीज क्लियर है स्टूडेंट। ओके, अच्छा अब देखो उसके बाद र्यूमर में देखो, र्यूमर में आता है आपके पास r जो है वो 0 है, तो 0 से लेके कहां तक गया है वो 80 तक गया है। तो लास्ट वन इज केल्विन, तो केल्विन में देखो
तो स्टूडेंट ये बन गया आपके पास कितने स्केल, ये डिग्री सेल्सियस का, ये फ़ारेनहाइट का, ये रूमर का और ये केल्विन का। स्टूडेंट तो ये चीज आपने जो है वो सभी में ये नोट करके रखनी है कि हम किसी भी एक स्केल से दूसरे स्केल में जा सकते हैं। ओके अच्छा स्टूडेंट, अब आपने एक चीज नोट की होगी कि इन सभी में से 10 जो है वो क्या हो सकता है, कॉमन निकल सकता है। अगर कभी हम यहाँ से 10 निकालते हैं, ओके, तो यहाँ से 10 कट जाएगा, ये 10 कट गया यहाँ से। तो अगर कभी आप देखो तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 से लेके यहाँ पे 10, f माइनस 32 अपॉन 18, तो यहाँ पे r 0 से 8 और यहाँ पे k 273 से लेके 10। अब देखो स्टूडेंट यहाँ से 2 दोबारा से कॉमन निकल सकता है। अगर यहाँ से 2 कॉमन निकाला जाए तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ से 9 आ गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ओके तो अब आप इनका रिलेशन देखो तो कितना बन गया आपका c 0 से लेके 5, फ़ारेनहाइट का देखो f 32 अपॉन 9, तो r 0 से 4 तक का, और केल्विन का 273 से लेके ये 5। तो स्टूडेंट ये बन गया आपके पास रिलेशन इसका स्केल ऑफ टेम्परेचर का। ओके मतलब हम यहां से कोई भी दो को पकड़ सकते हैं और किसी तीसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके सिर्फ यहाँ पे हमें कोई एक नंबर जो है वो गिवन होना चाहिए कि मान लो कि डिग्री सेल्सियस को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो जितने डिग्री सेल्सियस दिया होगा उतनी वहां पे वैल्यू पुट कर दो, आप उसमें रिलेशन को एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में आप उसको फाइंड कर सकते हो। ओके तो स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है कि टेम्परेचर मैंने आपको बताया, टेम्परेचर का जो स्केल है वो कितना होता है, इट इज ऑफ 4 टाइप्स। पहला होता है आपका डिग्री सेल्सियस का, ठीक, उसके बाद है आपका फ़ारेनहाइट, थर्ड वन इज र्यूमर एंड फोर्थ वन इज केल्विन। क्लियर। तो स्टूडेंट अगर कभी आप देखो तो एसआई यूनिट्स जो है, एसआई यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ओके तो ये चीज आपने नोट रखनी है। कभी आप एसआई यूनिट देखो तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो वो स्टूडेंट किसको माना गया है, केल्विन को माना गया है। ओके तो इस चीज को आपने नोट रखना है कि जब भी कभी किसी भी टेम्परेचर को अपने एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो वो अपने केल्विन में करना है। ओके तो अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो आप, इसका नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन। अच्छा अब स्टूडेंट यहां पे देखो कि जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा आपका थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन अब थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई मैटर है, हमारे पास क्या है, कोई मैटर, तो जब हम उसको हीट अप्लाई कर रहे हैं, क्या करेंगे, हम उसको हीट अप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे जब मैटर को, तो क्या होगा उसके अंदर, उस मैटर के अंदर क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। क्या होगी उसमें, एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन होगी। उससे क्या होगा, एक्सपेंशन होने से क्या होता है, जहां तो उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ, उसकी हाइट, उसका एरिया, वॉल्यूम, इसमें क्या आएगी, चेंज आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इसमें चेंज आ जाएगी। ओके तो उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। थर्मल एक्सपेंशन जो है इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज, it is defined as the increase in the size of an object when its temperature is increased, when its temperature is increased। तो स्टूडेंट यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है। अब एक्सपेंशन होगी तो उसका साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इट्स साइज विल बी चेंज। ओके तो अगर अब हम देखें
तो ये थर्मल एक्सपेंशन जो है वो कितनी टाइप की है, तो स्टूडेंट ये मैं बता दूं, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ओके, तो लिखते हैं यहाँ पे इट इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स। तो पहला है आपके पास लीनियर एक्सपेंशन, पहला है लीनियर एक्सपेंशन। दूसरा आता है आपके पास सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन को आप एरिया एक्सपेंशन भी बोल सकते हो। ओके, एंड द थर्ड वन इज क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट ये है आपके पास 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। तो अगर कभी आप देखो कि एक्सपेंशन हो रही है तो फिर वो हम देखेंगे कि भाई लीनियर एक्सपेंशन कैसे करके होती है। सेकंड वन में देखेंगे हम कि उसकी ऑब्जेक्ट की सरफेस का जो एरिया है उसमें एक्सपेंशन कितनी हो रही है। तो थर्ड वन इज क्यूबिकल, तो हम उसमें देखेंगे कि जो हमारा वॉल्यूम है उसके अंदर किस तरह से चेंज हो रही है। ओके, तो अब हम सबसे पहले नंबर पे हम करेंगे लीनियर एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा हुआ है कि थर्मल एक्सपेंशन जो है वो कितनी टाइप की होती है, और उनको आगे अब पेपर में कोई एक जो है एट ए टाइम वो एक क्वेश्चन एक जरूर पूछेगा कि लीनियर एक्सपेंशन डिफाइन करो, सरफेस करो या क्यूबिकल करो। ओके, तो करते हैं हम सबसे पहले नंबर पे स्टार्ट कि हमारी लीनियर एक्सपेंशन क्या होती है। लीनियर एक्सपेंशन। ओके, तो उसमें लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता है कि लेट अस सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे एक रॉड है। क्या है? एक रॉड। देखो ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक। अब इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है ना, पहले जब हमने इसको हीट नहीं अप्लाई की थी तब इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो कितनी थी? एल नॉट। जैसे हमने क्या किया, इसको हीट अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं हम इसको हीट अप्लाई करते हैं, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये लेंथ क्या कर जाएगी? इंक्रीज करेगी। इस लेंथ में क्या आएगी? एक्सपेंशन आएगी। तो लेंथ दोनों साइड से एक्सपेंड होगी। तो मैं सिर्फ आपको एक साइड से बताता हूं कि जो लेंथ के बीच में जो इंक्रीमेंट आ रही है वो ये आ रही है, ये वाली, ये आ गई हमारे पास डेल्टा एल। अब हमारे पास जो न्यू लेंथ आई है वो कितनी आई है हमारे पास यहाँ पे? अब अगर कभी हम जब न्यू लेंथ देखो तो वो बन गई हमारे पास डेल्टा एल प्लस एल नॉट। ओके, ये बन गई मेरे पास न्यू लेंथ। ओके, यहां तक ये डायग्राम समझ है? अच्छा, अब हम लिखते हैं इसकी थ्योरी। तो कंसीडर, यहां पे लिख लेते हैं, कंसीडर कंसीडर अ रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट। क्लियर? तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ जो है वो कितनी है यहाँ पे? एल नॉट। ओके, व्हेन यू हैव टू अप्लाई हीट, क्लियर, जब हम इसको हीट अप्लाई करते हैं, व्हेन हीट इज अप्लाइड टू अ रॉड, then it expand, and its length will be increased by delta L। ओके, अब जो इसकी लेंथ जो इंक्रीज हुई है वो कितनी है? डेल्टा एल।
अब स्टूडेंट ये जो डेल्टा एल लेंथ जो है वो इंक्रीज हुई है, वो कितनी इंक्रीज हुई है, ये हर बार की बार डिपेंड करेगा मेटल कैसा है, उसका मटेरियल कैसा है, कितने अमाउंट आपने हीट अप्लाई की है। ओके, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब ये जो डेल्टा एल जो इंक्रीज हुई है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो डेल्टा एल जो है इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ जो है डेल्टा एल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to original length, is directly proportional to original length। एक दूसरे नंबर पे किसके ऊपर डिपेंड करेगी, is directly proportional to change in temperature, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर आपने चेंज किया है जिससे क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सपेंशन हो रही है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप कभी देखो तो फिर डेल्टा एल जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। एक दूसरे नंबर पे देखो डेल्टा एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, कितना आपके पास ये। ओके, तो ये आपके पास बन गया फर्स्ट, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। तो दोनों को कंबाइन करो, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो वही गेट। यहां पे देखो कितना चेंज आ रहा है, यहां पे हमारे पास डेल्टा एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू डेल्टा टी। तो स्टूडेंट ये है आपके पास प्रोपोर्शनलिटी, इस प्रोपोर्शनलिटी को आपको हटाना पड़ेगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे हम क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब स्टूडेंट ये जो अल्फा है ये क्या है, ये है आपके पास लीनियर कोफिशिएंट। लीनियर कोफिशिएंट किसका, लीनियर एक्सपेंशन का। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं अल्फा क्या है, इज ए कांस्टेंट ऑफ, इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटीज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो फिर मेरे पास अल्फा कितना आ जाएगा, यहां पे देखो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल नॉट एंड डेल्टा टी। तो यहां पे देखो स्टूडेंट इसको, तो यहां पे डेल्टा एल क्या है, इंक्रीज इन लेंथ है, इंक्रीज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो स्टूडेंट यहां तक ये चीज क्लियर है। अल्फा किसके इक्वल में है, इंक्रीज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो स्टूडेंट अगर कभी मैं इसके एसआई यूनिट्स निकालूं तो मान लो कि एसआई यूनिट्स जो है वो किसके इक्वल में होंगे आपके पास, एसआई यूनिट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो किसके इक्वल में होंगे। तो स्टूडेंट यहां से डेरिवेशन से ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये भी लेंथ है, लेंथ के साथ लेंथ कट जाएगी, तो एंड में आपके पास क्या बन गया, 1 डेल्टा टी। तो 1 डेल्टा टी का मीनिंग क्या है, यहां पे आप डिग्री सेल्सियस को इन्वर्स कर दो और केल्विन इन्वर्स। ओके, तो टेम्परेचर को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो डिग्री सेल्सियस का इन्वर्स कर दो, तो यहां फिर आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे केल्विन का इन्वर्स। ओके, तो ये बन गया आपके पास किसका, लीनियर एक्सपेंशन में। तो स्टूडेंट मैं यहां पर लिख देता हूं कि लीनियर एक्सपेंशन में क्या है कि जो हमारे पास डेल्टा एल होता है वो कितना है आपके पास, अल्फा और डेल्टा टी। ये बन गया आपके पास किसका, लीनियर एक्सपेंशन का। ओके, ये चीज तो फर्स्ट में क्या था आपके पास, लीनियर एक्सपेंशन में मैंने एक रॉड ली, उस रॉड को हीट सप्लाई किया तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। जब आप इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा एक उसकी ओरिजिनल लेंथ के ऊपर,
दूसरा उसके टेम्परेचर के ऊपर, तो दोनों को कंबाइन करोगे तो आपके पास ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो सेकंड वन है आपके पास, सेकंड है आपके पास लीनियर के बाद आता है आपके पास सुपरफिशियल। सेकंड है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट, सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या हो रहा है कि अब हम समझ लो कि हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एरिया होना चाहिए, एरिया में एक्सपेंशन आ गया। इस बार जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन है उसमें अगर कोई चीज एक्सपैंड होगी तो वो क्या होगी, एरिया एक्सपैंड होगा। तो लेट अस सपोज हम यहाँ पे एक मान लेते हैं हमारे पास एक इस तरह की एक शीट है। ओके, शीट को आप जो मर्जी शेप दे दो, सर्कल में जैसे तो सर्कल करके ड्रा कर सकते हो, अगर आप उसको रेक्टेंगल में बता सकते हो तो रेक्टेंगल में, तो हमने सिर्फ एरिया को लेके चलना है। ओके, तो लेट अस सपोज कि हमारे पास यहाँ पे एक ऐसे एक शीट है, उसका जो इस समय जो ओरिजिनल एरिया है वो कितना है, ए नॉट। जैसे हम इसको हीट अप्लाई करते हैं तो इस शीट का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। तो मान लो मैं यहां से इस तरह से लिख लेता हूं, तो जो इसका एरिया है, अब इसका जो एरिया है, ये जो पूरा बड़ा एरिया जो है वो कितना होगा आपको, वो मान लेता हूं यहां पे क्या है, ए है। अब देखो कि जो एरिया है उसके अंदर चेंज कितनी आई है, उसके अंदर स्टूडेंट जो चेंज आई है वो ये वाली चेंज है, डेल्टा ए वाली चेंज है उसमें। ठीक है, एरिया कितना एक्सपैंड हुआ है, एरिया जो एक्सपैंड हुआ है वो इतना इतना एरिया एक्सपैंड हुआ है बाहर से। ठीक है, ओके, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं यहां पे, कंसिडर कंसिडर अ शीट ऑफ मेटल ऑफ एरिया, उसका जो एरिया है, ओरिजिनल एरिया जो है वो कितना है, ए नॉट है। अब स्टूडेंट जब आप उसको हीट अप्लाई करते हो, जैसे आप उसको हीट सप्लाई करोगे, जैसे आप उसको हीट सप्लाई करते हो, उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि उसके अंदर एरिया में क्या आएगी, एक्सपेंशन आएगी। तो वो जो एरिया के बीच में जो एक्सपेंशन आई है, इंक्रीज इन एरिया जो है, इंक्रीज इन एरिया बी डेल्टा ए। ओके, अब ये जो एरिया इंक्रीज हुआ है वो कितना एरिया इंक्रीज हुआ है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सबसे पहले नंबर पे ये डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, ए नॉट के ऊपर। दूसरे नंबर पे ये डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब स्टूडेंट, अब आप इन दोनों को जो है वो कंबाइन कर लो। तो दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपके पास देखो, अब यहां पे देखो दोनों में जब आप कंबाइन करते हो तो कितना आ रहा है यहां पे आपके पास, जो डेल्टा ए है, एक आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, दूसरा है डेल्टा ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी है। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, फर्स्ट को और सेकंड को क्या करना है आपने, कंबाइन करना है। तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यहां पे देखो जब आप इसको कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है यहां पे, डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट इंटू डेल्टा टी। तो स्टूडेंट यहां पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी। तो अगर आप यहां पे इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं बीटा ए नॉट डेल्टा टी। अब ये जो बीटा है, बीटा क्या है आपके पास, बीटा इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज सुपरफिशियल एक्सपेंशन, नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन या फिर एरिया एक्सपेंशन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, बीटा क्या है, बीटा इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी known as coefficient of superficial
एक्सपेंशन नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकालते हो, बीटा यहाँ से निकालोगे तो कितना आया आपके पास यहाँ पे डेल्टा ए अपॉन ए नॉट और डेल्टा टी। तो सेम स्टूडेंट वही कंडीशन आ रही है जो लीनियर में आई थी। डेल्टा ए कितना आपके पास इंक्रीज इन एरिया अपॉन ए नॉट क्या है आपके पास ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया इनटू डेल्टा टी क्या है आपके पास चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट अगर मैं कभी इसके एसआई यूनिट्स निकालूंगा, एसआई यूनिट ऑफ बीटा, तो ये क्या आएगा यहाँ पे देखो स्टूडेंट एरिया के साथ ये एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 1 अपॉन डेल्टा टी। तो 1 अपॉन डेल्टा टी का मीनिंग क्या है भाई, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का इनवर्स या फिर केल्विन का इनवर्स। ओके, तो स्टूडेंट ये चीज क्लियर है आपके पास कि सेकंड आपके पास कौन सा आया। सेकंड को मैं दोबारा से लिख देता हूं कि जो हमारे पास यहाँ पे चेंज इन एरिया आ रहा है वो किसके इक्वल में होगा आपके पास बीटा ए नॉट और डेल्टा टी के इक्वल में होगा आपके पास ये वाला। ओके क्लियर, मेरे पास यहाँ पे शीट थी, मैंने उसको हीट अप्लाई किया, क्लियर, उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज होने से क्या हो रहा है यहाँ पे उसमें चेंज आएगी एरिया में। तो एरिया को जब मैंने किया तो एरिया में एक्सपेंशन आ रही है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा और साथ में चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर करेगा। क्लियर, तो स्टूडेंट थर्ड वन है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक कह लीजिए जहां फिर आर क्यूबिकल एक्सपेंशन कह लो, क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है आर क्यूबिकल एक्सपेंशन है उसमें क्या होगा, उसमें मैटर का जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा, क्या हो जाएगा वॉल्यूम चेंज होगा उसमें। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इन वॉल्यूमेट्रिक, इन वॉल्यूमेट्रिक, इन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन volume will be increase when change its temperature, when change its temperature। ओके, तो क्या होगा कि इसमें जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा चेंज होगा। तो वॉल्यूम में जब चेंज होगा तो मैं यहां पर लिख देता हूं अच्छा। अब स्टूडेंट यहाँ पे अब इस कंडीशन में देखो कि हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम के लिए हम लेट अस सपोज मैं यहाँ पे मानता हूं कि मेरे पास एक क्यूब है, क्या है क्यूब। तो क्यूब में क्या है कि उसकी हर एक साइड जो है क्यूब की हर एक साइड जो है वो मेरी कितनी है एल नॉट, हर एक साइड मेरी क्या हो जाएगी एल नॉट। ओके, तो जब मैं इसको हीट, इस समय जो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है वो कितना है यहाँ पे वी नॉट। जैसे मैं इसको हीट अप्लाई करता हूं, क्या करता हूं हीट अप्लाई करता हूं, तो इसके अंदर टेम्परेचर क्या हो जाएगा चेंज होगा, तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। यहां से वॉल्यूम को यहां पे आप इस तरह से लिख सकते हो जी, इस तरह से। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे अब इसका एक नया वॉल्यूम आया है, तो नया वॉल्यूम को मैं मान लेता हूँ वी। तो उस इसमें जो क्यूबिकल एक्सपेंशन हो रही है इसके बीच में जो चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है वो यहाँ पे कितना आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेल्टा वी। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि हमारे पास एक क्यूब है, उसकी हर एक साइड जो है वो क्या है एल नॉट है, तो उसके हिसाब से अगर इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है यहाँ पे वी नॉट। ओके, तो व्हेन यू हैव टू अप्लाई हीट टू ए क्यूबिकल substance then it will expand and its volume will be increase b delta v। okay, तो मैं यहां पर लिख देता हूं v नॉट be the original volume
तो डेल्टा टी क्या है, विद द राइज इन टेम्परेचर। ओके, तो its volume will be increase by डेल्टा बी। ओके, तो उसका जो वॉल्यूम है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा बी। अब ये जो डेल्टा बी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका, ये डिपेंड करेगा आपका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है। ओके, तो यहां पे देखो द इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है डेल्टा वी जो है वो किसके के ऊपर डिपेंड करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम। सेकंड है आपके पास यहाँ पे, मैं जहां पे लिख देता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट, इसको लिखो आप इक्वेशन नंबर 1। एंड द सेकंड इज डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तो अब यहाँ पे जो आपके पास डेल्टा वी आ रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल में होगा, आपका डेल्टा टी। तो दोनों को क्या करना है, आपने कंबाइन कर देना है, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब आप इसको कंबाइन करते हो, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट इनटू डेल्टा टी। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाते हैं। तो डेल्टा बी, इस बार मैं गामा लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो वी नॉट डेल्टा टी। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपके पास गामा है, गामा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। गामा जो है वो क्या है, गामा इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालूंगा, गामा की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो गामा मेरा किसके इक्वल में आएगा, आपका डेल्टा वी अपॉन वी नॉट इंटू डेल्टा टी। तो ये क्या आ गया आपके पास, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो यहां तक ये चीज क्लियर है स्टूडेंट। तो अगर कभी आप इसके एसआई यूनिट्स देखते हो तो एसआई यूनिट के हिसाब से ये वॉल्यूम कैंसल, तो इसका जो एसआई यूनिट्स आएगा, एसआई यूनिट ऑफ गामा, वो कितना आएगा यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस का इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। तो स्टूडेंट हर एक में अल्फा बीटा और गामा के जो एसआई यूनिट्स है वो क्या होंगे, यहाँ पे सेम होंगे। ओके, तो यहां तक ये चीज क्लियर है स्टूडेंट। ओके, तो अब मैंने आपको लीनियर एक्सपेंशन भी करवाया, मैंने आपको सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कराया और वॉल्यूमेट्री भी करवाया। क्लियर, अल्फा बीटा और गामा क्या है, इनके कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन है। ओके, तो अब इनके बीच में आगे जाके इनके इंडिविजुअल जो रिलेशंस है ना, इनमें भी दोनों में अल्फा बीटा का भी रिलेशन होगा, बीटा गामा का भी रिलेशन होगा। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम उसको अल्फा बीटा और गामा का रिलेशन जो है वो क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा के बारे में। अच्छा, अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे लेट अस सपोज कि हमारे पास यहाँ पे एक क्यूब है, क्या है, क्यूब। तो क्यूब को पहले मैं ड्रा कर लेता हूं। आधा क्वेश्चन जो है ना वो हमारा स्टूडेंट डायग्राम से ही सॉल्व होता है, तो इसलिए डायग्राम जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है मेरे पास एक क्यूब। ओके, तो लेट अस सपोज कि हम यहाँ पे समझते हैं कि मेरे पास क्यूब की हर एक साइड जो है वो कितनी है, एल नॉट है। क्या है, एल नॉट, हर एक साइड उसकी जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, जो हाइट है, वो क्या है मेरे पास एल नॉट है। ओके, तो लेट अस सपोज
कि मान लेते हैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कंसीडर अ क्यूब ऑफ ईच लेंथ बी एल नॉट। ओके, तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको पता है कि व्हेन यू हैव टू अप्लाई हीट, अगर आप यहाँ पे हीट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, क्यूब की हर एक लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, हर एक लेंथ इसकी इंक्रीज होगी। तो अगर इसकी हर एक लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी तो क्या होगा, फिर इसमें लीनियर एक्सपेंशन आ जाएगी। ओके, तो अगर स्टूडेंट अगर कभी हम देखें, अगर हम पहले ओरिजिनल लेंथ के हिसाब से देखें तो इसका जो एरिया आता है वो कितना आता है, यहाँ पे एरिया बी ए नॉट, क्योंकि इस समय ओरिजिनल लेंथ जो है वो एल नॉट है। तो अगर आप किसी एक फेस का एरिया देखते हो यहां से, तो मेरे पास जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे ए नॉट इज इक्वल टू एल नॉट का स्क्वायर। इसको रखो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है ये चीज। अच्छा, अब स्टूडेंट मान लो कि लेट अस सपोज कि अगर यहाँ पे एल नॉट जो है वो क्या है, इसका साइड है, तो साइड का स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, ये बन गया आपका सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। ओके, सिर्फ एक फेस का, जस्ट ओनली एक फेस का। ओके, तो अच्छा अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे आप हीट सप्लाई करते हो, व्हेन यू हैव टू सप्लाई हीट, व्हेन हीट इज अप्लाइड, देन इट्स एरिया भी इंक्रीज, और उसका जो एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा डेल्टा ए से। ओके, अगर उसका एरिया जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा। यहां से देखो ना, यहां से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ये चीज अब देखो ना, पहले एरिया आपका इतना था, अब आपका एरिया कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, हर साइड से एरिया बढ़ेगा। तो ये डेल्टा ए जो है वो क्या है आपका, इंक्रीज इन एरिया है। ओके, तो यहां से अब आपको एक चीज पता चल गई कि इस समय जो न्यू एरिया होगा, न्यू एरिया बी ए, इस समय अब मेरे पास, पहले मेरे पास ये था ए नॉट, ये एरिया इंक्रीज हुआ है डेल्टा ए के साथ, तो टोटल इस पूरे का जो एरिया है वो मेरे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है। ओके, तो अगर कभी मैं देखूं तो डायग्राम के हिसाब से जो मेरे पास ए आ रहा है वो कितना है, ए नॉट प्लस डेल्टा ए। ओके, ये चीज क्लियर है। यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से जो मेरे पास न्यू एरिया आएगा वो कितना आएगा, ओरिजिनल एरिया प्लस डेल्टा ए से। ओके, तो अब स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे आपने सुपरफिशियल एक्सपेंशन की थी, उसमें आपके पास जो डेल्टा ए आया था वो कितना आया था, बीटा ओरिजिनल एरिया इंटू डेल्टा टी। ये तो हमने किया हुआ है क्वेश्चन। ओके, ये चीज हमने की थी। अच्छा, अब देखो, अब इस इक्वेशन को आपने यहाँ पे पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट करो तो आपके पास जो एरिया की आएगी वो कितना आएगा, यहाँ पे ए नॉट प्लस डेल्टा ए। तो डेल्टा ए कितना है मेरे पास यहाँ पे, बीटा टाइम ए नॉट डेल्टा टी। तो यहाँ से आप ए नॉट जो है वो कॉमन निकाल लो। ए नॉट अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी के इक्वल में आ जाएगा। इसको आप रखो इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब स्टूडेंट अगर कभी हम इसकी दूसरी टाइप से इसकी एक्सपेंशन निकालें, तो मान लो मेरे पास जो एरिया था ए, ओके, मेरे पास एरिया कितना है, न्यू एरिया जो है वो है ए। तो न्यू एरिया के हिसाब से अगर कभी मैं देखूं, मेरे पास ये वाली लेंथ थी एल नॉट। तो अगर मैं इस पूरी लेंथ को मान लेता हूं, क्या एल मानता हूं, तो फिर मेरे पास एरिया के हिसाब से क्या आना चाहिए, यहाँ पे एल का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक, तो यहां पे अब ये जो L है, ये L मेरे पास कितना आ रहा है, L मेरे पास आ रहा है एल नॉट प्लस डेल्टा L के इक्वल में आ रहा है। अब आप ये वैल्यू यहां पे पुट करो तो यहां पे A कितना आएगा आपका, L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है। ओके, मैंने पीछे वाला क्वेश्चन जो है लीनियर एक्सपेंशन जो है वो यूज किया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कि डेल्टा L कितना है आपके पास, यहाँ पे आपके पास जो डेल्टा एल है वो आता है आपके पास, डेल्टा एल जो है वो अल्फा ओरिजिनल लेंथ और डेल्टा टी के इक्वल में आता है। अब आप ये वैल्यू भी यहाँ पुट करो तो आपके पास ए कितना आ गया, एल
ओरिजिनल लेंथ प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो इस टर्म में देखो कि दोनों में आपके पास डेल्टा एल नॉट जो है वो कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से एल नॉट को कॉमन निकाल लूँ, एल नॉट का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ, तो मेरे पास क्या है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। यहाँ तक ये चीज क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एल नॉट का स्क्वायर कहीं लिखा था, एल नॉट का स्क्वायर तो आपका किसके इक्वल में आ रहा है आपका ए नॉट का। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या आता है ए नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है, इस स्क्वायर को फाइंड आउट कीजिए। तो स्क्वायर को जब आप यहाँ पे एक्सपेंड करोगे तो आपके पास यहाँ पे देखो क्या आ रहा है ए नॉट 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ओके, तो स्टूडेंट ये चीज आपको पता है कि जो अल्फा स्क्वायर होता है, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ये बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू होती है। इनकी वैल्यू जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। तो अल्फा स्क्वायर जो है वो फिर वो क्या हो जाएगा, वो उससे भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं अल्फा इज वेरी स्मॉल। तो देन अल्फा स्क्वायर जो है वो क्या होगा, इज वेरी वेरी स्मॉल। देन निग्लेक्ट इट। ओके, तो देन इसको हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। अगर इस टर्म में से आपका एक्सिस के अल्फा स्क्वायर वाली टर्म जो है वो निग्लेक्ट होती है, तो फिर आपके पास टर्म कौन सी बनती, ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ओके, तो ये मेरे पास जो इक्वेशन बन गई है, ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब स्टूडेंट देखो कि यहाँ पे आपने इक्वेशन सेकंड में भी ए निकाला था और इक्वेशन थर्ड में भी आपने क्या निकाला हुआ, ए निकाला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम कर देंगे। ओके, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो वी गेट, यहां से देखो यहां पे मेरे पास है ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ओके, तो यहां पे देखो, अब यहां पे ए नॉट और ए नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 भी कैंसिल हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। अब मेरे पास जो टर्म बची है वो बच गई यहाँ पे बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका डेल्टा टी और डेल्टा टी भी कट जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो यहाँ पे अगर मैं कभी अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, बीटा बाय 2। तो स्टूडेंट ये आ गया आपके पास रिलेशन किसका, अल्फा और बीटा का। ओके, तो अब हम इसके आगे इसका नेक्स्ट रिलेशन निकालते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन। अब मैंने यहाँ पे अल्फा और बीटा निकाला है ना, अब हम निकालेंगे यहाँ पे अल्फा और गामा का। ओके, तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अल्फा एंड गामा। ओके, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, आराम से करने हैं आपने, कोई ज़्यादा इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन जो है वो आराम से निकल जाते हैं। ओके, अब जो हमारे पास नेक्स्ट होगा वो कौन सा होगा आपके पास, अल्फा और गामा का रिलेशन। ओके, तो स्टूडेंट इस केस में भी आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्यूब ड्रा करना है। ओके,
अच्छा जी, अब देखो इसमें क्या है कि क्यूब के मैंने पहले से लिख दिया था कि आपकी हर एक साइड जो है वो कितनी है, एल नॉट है। तो अगर आपके पास हर एक साइड एल नॉट है तो उसके हिसाब से इस समय जो ईच साइड है, ईच साइड ऑफ क्यूब वो कितनी है, एल नॉट। ओके, तो अगर आप यहाँ पे इसकी वॉल्यूम निकालते हो तो वॉल्यूम कितना आएगा, यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम आ गया आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या आएगा आपका, साइड का क्यूब। यहां तक ये चीज क्लियर है, इसको रखो आप इक्वेशन नंबर 1। ओके, देख लो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया है, सिंपल यहाँ पे मेरे पास साइड थी एल एल नॉट जब, और उस समय जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो कितना था, वी नॉट। ओके, व्हेन यू हैव टू अप्लाई हीट, जैसे हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे, क्लियर, हीट अप्लाइड then its volume will be इंक्रीज। अब अगर इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो हर साइड से लेंथ इंक्रीज होती है। अब अगर हर साइड से लेंथ इंक्रीज होती है तो यहाँ पे क्या करना है हमने, सिंपल क्या करना है, इसको ज्वाइन करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्यूब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पे इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो यहाँ पे मान लो उसकी चेंज कितनी आ रही है, यहाँ पे डेल्टा वी आ रही है। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे जो डेल्टा वी आ रहा है वो कितना है यहाँ पे, तो डेल्टा वी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था स्टूडेंट कि डेल्टा वी जो है वो किसके इक्वल में होता है आपके पास, गामा ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी के इक्वल में होता है। ओके, ये चीज क्लियर है। अच्छा जी, अब देखो अगर कभी मैं देखूं कि मेरे पास जो वॉल्यूम आया है, अब जो मेरे पास न्यू वॉल्यूम है वो मेरे पास क्या है, वी है। तो अगर मैं न्यू वॉल्यूम देखूं, न्यू वॉल्यूम अगर मैं देखता हूं तो न्यू वॉल्यूम मेरे पास किसके इक्वल में आएगा आपका, एक तो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस डेल्टा वी के इक्वल में आएगा। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस डेल्टा वी, तो डेल्टा वी हमने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, वी नॉट डेल्टा टी। यहां से स्टूडेंट आप वी नॉट की वैल्यू को निकालो, वी नॉट कॉमन आता है अगर आपके पास, तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ओके, तो अब मेरे पास v की वैल्यू आ गई है, v इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ओके, तो ये आ गई है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। इस क्वेश्चन में मेरे पास इक्वेशन कौन सी आ गई है, 2। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट देखो अगर मान लो अगर आपका वॉल्यूम चेंज आता है तो न्यू वॉल्यूम आपका v है, तो अगर आपको भी लेंथ के हिसाब से निकालो तो इस वाली लेंथ को मैं मानता हूं मेरे पास क्या है, l है। ओके, तो अगर मैं न्यू वॉल्यूम निकालता हूं तो न्यू वॉल्यूम के हिसाब से मेरे पास l का क्यूब, यही वॉल्यूम आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं कहूं यहां पे देखो न्यू वॉल्यूम, तो न्यू लेंथ मेरे पास कितनी आ रही है, न्यू लेंथ आती है मेरे पास ओरिजिनल लेंथ प्लस डेल्टा एल। ओके, क्योंकि न्यू लेंथ जो है वो क्या है, न्यू लेंथ के बीच में इंक्रीमेंट हो रही है किसकी, डेल्टा एल की, डेल्टा एल लेंथ जो है उसकी बढ़ रही है। अगर यहां से आपकी डेल्टा एल लेंथ जो है वो बढ़ती है तो यहां पे देखो डेल्टा एल कितना है आपका, डेल्टा एल आपका कितना आएगा, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब आप इस इक्वेशन को यहां पे पुट करो तो आपके पास जो न्यू लेंथ है वो आ जाएगी एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ये बन गई आपके पास ओरिजिनल इस समय जो न्यू लेंथ है आफ्टर व्हेन यू हैव टू अप्लाई हीट, क्लियर। तो ये न्यू लेंथ की वैल्यू को आप यहां पे पुट करो तो कितना आया यहां पे आपका, v इज इक्वल टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, इसका क्यूब। ओके, अब देखो यहाँ पे एल नॉट जो है वो कॉमन निकल रहा है आपका, तो v इज इक्वल टू एल नॉट का क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। ओके, तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एल नॉट का क्यूब जो है वो पहले से ही निकाला हुआ है। ओके, तो ये मेरे पास कितना है, एल नॉट का क्यूब कितना आ रहा है, वी नॉट। ओके, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, v इज इक्वल टू वी नॉट
1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। ओके, अब आपने क्या करना है, ए प्लस बी का क्यूब खोलो, बस थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया है, छोटा ही है ये। ओके, तो ए प्लस बी का होल क्यूब निकालो, तो यहाँ पे मैं ए प्लस बी का होल क्यूब लिख देता हूँ, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला फार्मूला अब आपने यहाँ पे लगाना है। तो v इज इक्वल टू वी नॉट 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी का क्यूब प्लस यहाँ पे देखो 3 उसके बाद आता है आपका यहाँ पे 1 ए प्लस बी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मैंने यहाँ पे ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाया है। ओके, तो अब इस फार्मूले को यहाँ पे एक्सपेंड करो, तो वी नॉट 1 प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी का क्यूब प्लस यहाँ पे आता है आपका 3 अल्फा डेल्टा टी को जब आपने 1 के साथ किया तो 3 अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। इसको जब आप इसके साथ करते हो मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका 3 अल्फा का स्क्वायर और डेल्टा टी का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। ओके, तो अब देखो आपके पास यहाँ पे अल्फा क्यूब जो है, अल्फा आगे बहुत ज़्यादा स्मॉल है, मैंने आपको पहले से बोला है कि अल्फा क्यूब जो है इज वेरी स्मॉल एंड इट इज निग्लेक्टेड, इट इज निग्लेक्टेड, आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हो। तो अब अल्फा क्यूब की वैल्यू हो या अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हो, ये सारी की सारी क्या वैल्यू होगी, स्मॉल वैल्यू होगी। तो स्मॉल वैल्यू को आप निग्लेक्ट करके अब आप यहाँ पे देखो, अब आपके पास वैल्यू कौन सी आती है, वी नॉट 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। ओके, क्योंकि स्टूडेंट ये वाली वैल्यू भी आपकी कैंसिल हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास बच गई ये वाली वैल्यू। ओके, अच्छा, अब एक इक्वेशन आ गया आपके पास बी वाली और ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम कर दो दोबारा से, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो वी गेट, मैंने दोनों में वी निकाला था, तो इसमें कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पे वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ से स्टूडेंट वी नॉट और वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 और 1 भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या बचा, गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी, और यहाँ से डेल्टा टी और डेल्टा टी भी कैंसिल, तो आपके पास अब यहाँ पे कितना आ रहा है, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ओके, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पे, गामा अपान 3। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो अल्फा और गामा का रिलेशन भी आ गया है, हमारे पास अल्फा और बीटा का रिलेशन भी है। तो अगर आप कभी देखते हो कि इनके बीच में, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन आता है, तीनों को अगर कभी आप कंबाइन करो तो वो कितना रिलेशन आएगा आपके पास, यहाँ पे देखो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 जो पिछला रिलेशन था, तो गामा बाय 3। ओके, तो अगर कभी आप इन तीनों को कंबाइन करो तो अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा, तो कितना आएगा 1:2:3। तो स्टूडेंट ये था आपका आज का पूरा लेक्चर, अल्फा बीटा और गामा का पूरा रिलेशन। ओके, होप सो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। यहाँ से नहीं समझ आएगा वहाँ पे आपने वीडियो को पॉज करना है। ओके, और ये अच्छी तरह से आपने करना है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक्स फॉर दिस।